तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए थर्मोडायनेमिक्स के। आज हम 4th पार्ट शुरू करने वाले हैं। सो वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बार हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वो वेलोसिटी के लिए निकालना है। तो वही मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वापस से, कंसीडर अ नॉन रिलेटिविस्टिक गैस consisting of n non-interacting molecules, each mass m and having velocity v and energy for the non-relativistic is e square by 2m, or you can say half mv square in 3D। तो हम पहले थ्री डिमेंशनल कंटेनर के लिए कर रहे हैं, तो आपको अब आइडिया हो ही गया होगा कि हम इसे पहले 3 डिमेंशनल के निकालेंगे, 2 डिमेंशनल के लिए, फिर 1 डिमेंशनल के लिए। ओके, इन 3 डिमेंशनल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ओके, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी इन वेक्टर? तो वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हैं? Vxi प्लस Vy j प्लस Vz। तो इसको अगर मैं वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में शो करूँ Vx, Vy एंड Vz। ओके, तो देखिए अगर इसमें मैं चेंज देखूं, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास dvx प्लस dvy प्लस dvz, ठीक है। ओके, तो जो इसका वॉल्यूम एलिमेंट होगा डी टॉप, ओके, डी टॉप आपके पास क्या होगा? देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो आपके पास क्या होगा? dvx dvy dvz। ओके, और अगर मैं इसको पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कहूँ तो जैसे कि हम लिखते होते हैं r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड डी जेड, है ना, डी आर, ठीक है, ये चीज़ लिखते होते हैं हम। उसी सेम एनालॉजी से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर डी वी साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, तो मैं स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वेलोसिटी बाय अ मॉलिक्यूल इन रेंज v2 v प्लस dv। v आपको यहाँ पर बता दिया गया और dv आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो लिखते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी v। तो इसमें अब आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट dvx dvy dvz प्रोपोर्शनल टू, देखिए आप हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल है तो ये आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा ई, तो बीटा आपके पास 1 बाई kbt और ई आपके पास mv स्क्वायर बाई 2, तो mv स्क्वायर बाई 2 kbt। ओके, और वॉल्यूम एलिमेंट dvx dvy dvz। देखिए इस पर हमने 4 पाई वाला वो नहीं लगाया है क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें आपके पास डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो जब आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में राइट करेंगे तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो आपके पास एक क्यूबॉइडल बनेगा, ना कि कोई स्फेरिकल शेल में, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेट चेंज होने पर ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। हमने जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आइए उसको वापस से रिपीट करते हैं। अब क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये क्यूबॉइडल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये क्यूबॉइडल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो dv dvx dvy एंड dvz इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो उस मॉलिक्यूल की आपके पास वेलोसिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फॉर दैट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ओके, तो जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आप इसमें से जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट में ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी और आप यहाँ पर भी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ dvx dvy dvz इज इक्वल्स टू m बाई 2 पाई kbt 3/2 e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर ओवर 2 kbt dvx dvy dvz। देखिए अगर हम इस सेग्रीगेट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे सेग्रीगेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि m बाई 2 पाई kbt की पावर हाफ e टू द पावर माइनस mvx स्क्वायर ओवर 2 kbt dvx एंड सेम this we can write for dvy and dvz also, m by 2 pi kbt half e to the power minus mv square y over 2 kbt dvy and same for तो सेम फॉर आप dvz के लिए भी लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, dvz के लिए। नाउ फॉर द शार्प वैल्यूज ऑफ, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग शार्प वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v by a molecule p sharp value
ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग शार्प वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, देखिए आपके पास कितनी आ जाएगी, पी वी इज इक्वल्स टू m बाई 2 पाई के बी टी, क्योंकि इसमें हमारे पास रेंज रिमूव हो जाती है शार्प वैल्यू से, 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 के बी टी। गुड। अब जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में किसी स्पीड का फंक्शन लिया था, अब यहाँ पर भी हम केस लेके चलते हैं आपके पास फंक्शंस ऑफ वेलोसिटी। तो एफ ऑफ वी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड। ओके, तो देखिए अब इसका आपको अगर एवरेज निकालना है, ठीक है, इस फंक्शन का, वेलोसिटी के फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो सिमिलरली हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास 3 इंटीग्रेशन आएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखिए अगर इस पूरी कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कोई, तो प्लीज़ आप पिछले पार्ट में जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंसीडर कर लीजिए, एक बार उसको एक बार देख लीजिए, फिर आपको क्या पता ये थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझ में आ जाए और आप जो मेरा पेस है उसके साथ आप पेस बना सकें। ओके, अनलेस दिस विल बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। टू पी वी और एफ वी एस वी वाई वी जेड, ये मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, फिर भी बताता हूँ मैं आपको। ये मैं क्वांटम से एनालॉजी लेके एवरेज ले रहा हूँ। जैसे आप उसमें प्रोबेबिलिटी लेते हैं, कोई फंक्शन का आप एवरेज लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं उसके अंदर आप, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में अंदर आपके लिखते हैं साई स्टार साई क्या होता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ये आपके पास कंपोनेंट और यहाँ पर वॉल्यूम कंपोनेंट आ जाएगा। वॉल्यूम कंपोनेंट क्या है, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ओके, नीचे आपके पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू माइनस प्लस, तो एफ वी एक्स वी वाई। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको कोई वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कोई वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने के लिए पूछा जाता है वी एक्स आपके पास कोई एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अगर अब एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए पूछा जाता है तो अब क्योंकि हमने ऊपर ये लिखा था ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया था ऐसे करके, तो ये लास्ट टर्म भी आप लिख लीजिएगा खुद, ठीक है। अगर जब हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया था तो ये वैल्यू भी हम इंटीग्रेशन के हिसाब से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन से कर लेना, आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वी ऑफ एक्स, आपके पास वी ऑफ एक्स, तो एक आपके पास क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने क्या लिखा था, ई टू द पावर माइनस एम सी माइनस एम वी स्क्वायर एक्स ओवर 2 के बी टी। ओके, मैंने यहाँ पर ये नोट नहीं किया, आपके पास कांस्टेंट है ये, इसका कोई रूल नहीं है वैसे भी, डी वी एक्स, नीचे आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर एक्स ओवर 2 के बी टी डी वी एक्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट तो हमारे पास पूरा था, तो आपने सिर्फ यही क्यों लिया, देखिए वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पर वो आपके पास 1 हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो 1 भी क्यों होगा, ठीक है। देखिए उसमें भी आपके पास सेम ही है, मैं यहाँ पर ये कंपोनेंट नहीं लिख रहा हूँ वापस से, सिर्फ ये कंपोनेंट लिखूंगा। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ही है तो मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा ही नहीं इसके अंदर, ई टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर वाई ओवर 2 के बी टी डी वी वाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर वाई 2 के बी टी डी वी वाई। ओके, सेम आएगा। अब तो आपके पास समझ आ गया आपको चीज़ें, और ऐसे ही आप जेड वाला भी लिख देंगे, ई टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर जेड ओवर 2 के बी टी डी वी जेड। ओके, तो देखिए अब सॉरी एक यहाँ पर हमने गलती कर दी है, ये यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट आएगा, नीचे तो आपके पास वी, ठीक है, ये मैंने गलती कर दी थी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि नीचे तो आपके पास साई स्टार साई बीटा होता है ना जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, तो ये मेरे से गलती से लिखा गया था। ओके, तो देखिए अब जब मैं यहाँ पर नोट करता तब मुझे पता लगा, थोड़ा सा और लगा मुझे यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ पर आप वेलोसिटी की कैसी वैल्यू लिखें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, मतलब कि इवन आएगी, है ना, इवन आएगी। पर यहाँ पर जब आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, मतलब कि तो ये आपके पास पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। एंड सेम दिस इज ट्रू फॉर Vy component. When we will write Vy component average, then we will not write Vx Vy here. We will write Vy here. Okay. उसके लिए भी जब हम देखेंगे तो वो पूरा फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, ऑड बनेगा। ऑड बनेगा तो आपके पास मैं ये सभी के लिए सिमिलरली लिख देता हूँ। ओके, ये आपके पास 0 होगा। एक और देखिए Vx Vy, आप मुझे बताइए कि ये वैल्यू क्या आ सकती है, क्या ये 0 होगी या नॉन 0 होगी, खुद ही लॉजिक लगाइए यहाँ पर। हाँ जी, देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, देखिए Vx कंपोनेंट यहाँ चला जाएगा, Vy कंपोनेंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब ये 0 हो गया या फिर ये 0 हो गया तो सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 0 होगा। ऐसे ही आपके पास इसे आप साइक्लिक फॉर्म में ले सकते हैं, Vyz Vzx। ओके, तो वो कंपोनेंट सभी 0 होंगे। अब अगर मैं वेलोसिटी की इस कंपोनेंट के बारे में बात करूँ तो ये हमने ऊपर लिखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपके पास, तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट था आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर जो आपके पास है, इसका अगर हम एवरेज लें तो आपके पास Vx एवरेज, Vy एवरेज, Vz एवरेज, तो ऐसा लेंगे आप, ठीक है। और हम अभी निकाल चुके हैं कि आपके पास ये कितना होता है, ये तीनों ही वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास ये वैल्यू भी 0 आएगी। ओके,
तो आप सोच रहे होंगे कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये जीरो नहीं आया था, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जीरो आ रहा है। तो देखिए वहाँ पर आपके पास डायरेक्शन ऐड नहीं थी। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड है, जब आप इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो वो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं इसके अंदर, तो आपके पास ये एवरेज जीरो आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आपके पास स्पीड से सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट हो रहा है, डायरेक्शन नहीं, इसलिए ये यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसे। बट this doesn't mean that this topic will leave us in such a easy way, because here we just evaluate the average of Vx component. What if the functions are get changed? So let's see the different functions which may or may not be zero. तो नेक्स्ट एवरेज देखते हैं हम। एवरेज दे रखा है आपके पास v स्क्वायर एक्स, इसका एवरेज निकालिए आप, ठीक है। तो इसका एवरेज हम वापस से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखिए कंपोनेंट के हिसाब से लेंगे, v स्क्वायर एक्स e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर एक्स ओवर 2 kbt dvx ओवर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर एक्स ओवर 2 kbt dvx। दूसरी टर्म लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो तो कट जाएंगी, 1 आ जाएगा उसका। तो चलो फिर भी तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ मैं, जो कोई लोग यहाँ पर स्किप करके आए हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हम वी एक्स कंपोनेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम डी वी वाई लेंगे, e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर वाई ओवर 2 kbt dvy माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर वाई ओवर 2 kbt dvy माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर z ओवर 2 kbt dvz माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर z ओवर 2 kbt ओवर dvz। तो देखिए ये तो आपके पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी करा था। मेनली हमें यही निकालनी है। तो ये फॉर्मूला जैसे कि हमने तो पहले भी खोला था, मैं यहाँ पर फॉर्मूला रीराइट कर देता हूँ अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है। e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1/2 ओवर 2 अल्फा n प्लस 1/2। ओके, तो सिमिलरली जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए ऊपर वाली टर्म आपके पास गामा 3/2 जिसको हम लिख सकते हैं हाफ रूट पाई, और आपके पास नीचे वाली टर्म देखिए 2 दोनों में आएगा आपके पास, नीचे वाली टर्म में भी आएगा, तो 2 मैं लिखने रहा हूँ, ठीक है। अल्फा अल्फा इसके अंदर कितना है आपके पास, अल्फा आपके पास m/2 kbt है ना, m/2 kbt की पावर 3/2। ओके, तो और सिमिलरली जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना है, n की पावर 0 है, तो यहाँ पर गामा हाफ आएगा तो रूट पाई m/2 kbt। ओके, कितना आ गया आपके पास, देखिए अब इसे काट लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, तो कैंसिल आउट होने पर आपके पास आ जाएगा kbt/m। ओके, तो ये हमने निकाला था v स्क्वायर एक्स के लिए। तो आपका क्या कहना है कि v स्क्वायर वाई कितना आएगा आपके पास, अगर मैं आपसे ये पूछूं v स्क्वायर वाई और v स्क्वायर जेड कितना आएगा, बताइए। हाँ जी, ये सेम ही आएगा क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन तो ऐसा ही होना है, सेम ही। यहाँ पर बस ये v स्क्वायर एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, v स्क्वायर वाई आएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में v स्क्वायर जेड यहाँ पर आएगा। ओके, तो सिंपली सारों का आंसर आपके पास kbt/m होगा। तो आपके पास ये नहीं है सर, आपके पास ये भी आ सकता है, वी स्क्वायर कंपोनेंट भी आ सकता है। वी स्क्वायर कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड, तो इन सबका एवरेज होगा, तो इन सबका एवरेज होगा तो आपके पास kbt/m प्लस होता जाएगा 3 kbt/m आ जाएगा। अब सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले में भी किया था, वी स्क्वायर एक्स और वी स्क्वायर वाई आया था, अगर आपके पास इसका एवरेज निकालना है तो इसमें क्या होगा, सिंपली आपके पास ये अलग अलग हो जाएंगे। तो वी स्क्वायर एक्स इधर से आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास kbt/m, इस बार ये कटेगा नहीं, सिर्फ ये वाला कटेगा, यहाँ से भी kbt/m आएगा तो kbt/m का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप इसको साइक्लिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, वी स्क्वायर वाई जेड एंड वी स्क्वायर जेड वी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपके पास ही इजीली निकल जाएगा। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं हम। देखिए 2 डायमेंशन में हम क्या होगा हमारे पास, 2 डायमेंशन में आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास vxi प्लस vy जी। देखिए मैं वो वापस से लाइन नहीं लिख रहा हूँ, इसके नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी v एंड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, वो सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं इधर, वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वो बहुत बार चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसमें जो चेंज आएगा आपके पास वो नोट कर लेते हैं, dvx प्लस dvy, ठीक है। ओके, और प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट आपके पास फॉर ए मॉलिक्यूल इज pvx pvy इन अ रेंज dvx dvy वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, तो वॉल्यूम एलिमेंट होगा आपके पास ये, इस बार आपके पास ये 2 डायमेंशन में है ना, तो 2 डायमेंशन में आपके पास ये vx एंड vy dvx dvy। देखिए आपके पास ये प्रोपोर्शनल होगा और वो सब कुछ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इंडिकेशन करेंगे हम, ये सब कुछ 1 के बराबर पुट करके मैं सीधा आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर m बाई, पिछली बार तो क्या थी आपके पास m/2 पाई kbt की पावर 3/2, इस बार आपके पास 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में। तो मैं पहले से इसे एक स्टेप बचाने के लिए यहाँ पर मैं इसे डिवाइड करके लिख रहा हूँ, e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर एक्स ओवर 2 kbt dvx m/2 पाई kbt हाफ e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर वाई ओवर 2 kbt dvy। ओके, तो इसकी शार्प वैल्यूज़ कैसी होंगी, फॉर शार्प वैल्यूज़ आपके पास ये होगा m/2 पाई kbt e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर ओवर 2 kbt। ओके, तो हम यहाँ पर वापस से वही वैल्यूज़ निकालें जैसे कि vx एवरेज vy एवरेज। तो देखिए
भले ही डायमेंशन चेंज हो चुका है, ठीक है, पर आपके पास जो इंटीग्रेशन में टर्म्स आएंगी और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वैसे भी डायरेक्शन ऐड हो रही है इसके अंदर। और आपके पास अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये भी आपके पास जीरो हो जाएगा, ओके। पर अगर हम वी स्क्वायर एक्स के बारे में बात करें, ये भी वो सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन की टर्म्स चेंज नहीं हुई आपके पास और लिमिट्स भी वही है, तो के बी टी बाय यही आपके पास, सॉरी ये नहीं आएगा आपके पास क्योंकि 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है ना ये, ठीक है, वी स्क्वायर वाई। और यहाँ पर आपके पास वी स्क्वायर कितना आएगा, देखिए अब हमारे पास कंपोनेंट सिर्फ 2 ही बच गए, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई, तो आपके पास आ जाएगा 2 के बी टी बाई एम। और सेम आपके पास अगर आ जाता है वी एक्स वी वाई, तो ये भी आपके पास जीरो आ जाएगा, और वी स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर वाई आ जाता है, वी स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर वाई आ जाता है, तो आपके पास ये कितना आएगा, ये भी आपके पास 2 के बी टी बाई एम का स्क्वायर आएगा। ईजी। ऐसे ही हम 1 डायमेंशन के लिए करेंगे। नाउ सिमिलरली फॉर 2 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन सिमिलरली फॉर 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच जाएगा आपके पास, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू डी वी एक्स आई, ओके। तो प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट आपके पास वी ऑफ एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू एम बाई 2 पाई के बी टी, हाफ रह जाएगा इस पर, ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर एक्स ओवर 2 के बी टी डी वी एक्स, ओके। तो बहुत ईजी रह गया अब तो, जैसे आप वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, जीरो आएगा। देखिए हम वापस से वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, अब सारी कैलकुलेशन हम ऊपर करवाएंगे, ठीक है, बस अब हम उसका लाभ उठाएंगे। वी स्क्वायर का आपके पास वापस से कितना आएगा, के टी बाई, ओके। तो हमने अभी तक मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। अब मान लीजिए मुझे लगता नहीं है वैसा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, पर फिर भी मतलब कि अगर हमारे पास मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है हमारे पास, तो इसमें एनर्जी आपके पास कितनी होगी, टी स्क्वायर बाई 2m। देखिए मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है, बस आपको सिर्फ ऊपर का इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको अगर ये ऐसा आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ओके। और p इज इक्वल्स टू एम बी, क्योंकि हम इसके अंदर नॉन रिलेटिविटी केस लेके चलते हैं, तो ये कंपोनेंट होंगे। तो 3D के लिए देख लीजिए आप, 3D में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का एक मॉलिक्यूल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, प्रोबेबिलिटी पी एक्स पी वाई पी जेड, इसका फंक्शन होगा। और वॉल्यूम एलिमेंट आपके पास डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा आपके पास, और ई पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी, ठीक है। पी स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर जेड, ओके। डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ओके। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम स्टेप वैसे चलेंगे, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन माइट बी देयर, ओके, बट आपको ऊपर वाले पे ज़्यादा फोकस रखना है, ओके। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, तो अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन, गेट 1994। अब देखिए कोई पुराना क्वेश्चन आया इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वापस नहीं आ सकता, आपको हर टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए। इफ वी पी वी आर एम एस डिनोट द एवरेज मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ द मॉलिकुलर स्पीड। देखिए स्पीड यहाँ पर ये देखो आपको पता लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है, स्पीड का हो रहा है, आपके पास वेलोसिटी का हो रहा है, या फिर मोमेंटम का हो रहा है, ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर बीइंग मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन। तो ये हमने निकाला था आपके पास, हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, वी पी वी एवरेज वी आर एम एस, ठीक है, पी एवरेज आर एम एस, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन द काइनेटिक थ्योरी इज गिवन बाय। तो रूट मीन स्क्वायर हमने निकाला था, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछ रहा है इस बार ये, ठीक है ना, स्पीड आई है, तो आपके पास कितनी आती थी, √3 kbt बाय m, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो देखिए कितनी फास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, बस एक सिर्फ आपको टॉपिक अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a classical gas of molecule each of mass m is in thermal equilibrium at the absolute temperature T. The velocity component of the molecule along the Cartesian axis Vx, Vy and Vz, the mean value of Vx plus Vy the whole square is. तो देखिए इजी क्वेश्चन है, अभी हम ट्राई करके आएंगे। देखिए आप Vx प्लस Vy प्लस का होल स्क्वायर आप खोल लीजिए, कितना आएगा आपके पास, V स्क्वायर एक्स प्लस V स्क्वायर वाई प्लस 2Vx 2Vy, ओके। तो आप जानते हैं कि जो Vx Vy है ये आपके पास डायरेक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाते थे, तो ये लास्ट कंपोनेंट तो आपके पास जीरो हो गया, और आपके पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो वी स्क्वायर एक्स हमने निकाला था, आपके पास कितना आता है ये, हाँ, के बी टी बाई एम, ठीक है, तो आपके पास 2 के बी टी बाई एम आएंगे ना, तो 2 के बी टी बाई एम, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस V most probable and VRMS denote the most probable velocity and the root mean square velocity respectively. The magnitude of the ratio V most probable by VRMS is. तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है मेरे हिसाब से, CSIR दिसंबर 2011 में आ रखा है वैसे क्वेश्चन ये। देखिए इसमें पूछ रखा है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी में तो हम जानते हैं जब हमने V निकाला था तो आपके पास जीरो आया था, अगर उसका आप एवरेज भी ले लेंगे तो वो भी आपके पास जीरो ही आएगा ना, तो इसमें तो ऑप्शन में कोई जीरो दे नहीं रखा। तो देखिए पर जब मैंने इसे सॉल्व करके देखा, ये जो रिजल्ट बनाया गया, ये रिजल्ट बनाया गया मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि सी एवरेज सी पी जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज
एंड RMS, इसका आपके पास रेशो कितना होता है? इसका आपके पास रेशो होता है √2, √8/π एंड √3। तो यहाँ पर हमसे रेशो जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबल एंड RMS मीन्स √2/√3। ओके, तो ऑप्शन कौन सा बनता है? सी ऑप्शन बनता है। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर T, द एवरेज स्पीड ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर इज फाउंड टू बी 400 मीटर पर सेकंड। द मोस्ट प्रोबेबल एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस आपके पास गिवन है। वैसे आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाहिए। हाँ जी, ये आपको पॉज कर दीजिए वीडियो और क्वेश्चन खुद ट्राई कर देखिए, इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए इसमें दो अप्रोच चलती हैं, ठीक है। एक तो जो आपने अप्रोच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से अप्लाई की होगी, जैसे कि CP उन्होंने वैल्यू पुट की होगी √2RT/m, वहाँ से उन्होंने T की वैल्यू निकाली होगी एंड ऑल द थिंग्स दैट दे डू फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके को अप्लाई करना ये आपके लिए थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा और काफ़ी कैलकुलेटिव भी होगा, ठीक है। आप याद कीजिए कि हमने CP, C एवरेज और CRMS की हमने क्या निकाली थी? रेशो निकाली थी, ठीक है। रेशो आपके पास कितना आया था? CP, C एवरेज, CRMS का रेशो आपके पास आया था √2, √8/π एंड √3। ओके, तो आप सिंपली क्या कीजिए, CP/C एवरेज का रेशो ले लीजिए। CP/C एवरेज का रेशो क्या होगा? CP/C एवरेज का रेशो होगा √2/√8/π। वहाँ पर आप क्या कीजिए, C एवरेज की वैल्यू पुट कर दीजिए। C एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे, CP की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली आपके पास ये हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। वैसे ही आप जब आपको RMS फाइंड करना है तो उसमें आप CP और C एवरेज और CRMS का रेशो ले लीजिए, तो वो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ऑक्सीजन गैस एट 300 Kelvin हैविंग द मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज 5.31 × 10⁻⁻26 kg। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज अबाउट। तो आपको रूट मीन स्क्वायर पूछी गई है, स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी गई है। तो हम जानते हैं हमें कितना निकालता है। CRMS आपके पास √3 kBt/m, है ना। √3 kBt/m, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 Kelvin, मास आपको दे रखा है। तो सिंपली आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए था, ठीक है। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में आपको आंसर, सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर आपके पास डी आंसर इज करेक्ट, 484 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, CSIR जून 2011 में आ रखा है। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द रीजन x greater than equals to 0 by potential which increases linearly as u of x. So u of x is equals to u naught x. The mean position of the particle at temperature T is. तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगेगा इसके अंदर। तो जो आपको पोटेंशियल दे रखा है, अगर उसमें एवरेज ले लूँ मैं उसका, तो u of x एवरेज इज इक्वल्स टू आपके पास u नॉट एवरेज x। तो ये आपके पास कितना आएगा, u नॉट एवरेज x, ठीक है। तो इस चीज़ के बराबर आएगा आपके पास ये। अब देखिए हम जानते हैं कि वैरेल थ्योरम से ये लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने वैरेल थ्योरम डिस्कस की थी, ओके। और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी कुछ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे मे बी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन द रीजन टू द रीजन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में आपके पास क्या होगा, वन डायमेंशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी बाय द इक्विपार्टीशन थ्योरम कितनी होगी, हाफ kBt, हाफ। तो यहाँ से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपके पास। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ये हम दोनों इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से kBt आ गई एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये इसके बराबर मैं रखूँ तो ये आपके पास kBt इज इक्वल टू u नॉट एवरेज x, ओके, u नॉट एवरेज x। तो यहाँ से आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। सो द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा। तो आपके पास कितना kBt बाय u naught. Easy. A gas, the molecules of which have mass m is at equilibrium at absolute temperature T. The root mean square of the relative velocity between any two molecule of the gases. तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी गई है इसके अंदर ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो आपके पास कितनी होती है, v1 माइनस v2। तो इसका आपके पास क्या पूछा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर एंड रूट, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम पहले ये निकालते हैं। तो रूट मीन पहले आएगा, सॉरी, और स्क्वायर। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है, रूट मीन और स्क्वायर पूछा गया। तो ये आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा गया। तो जब हम इसको फाइंड कर रहे हैं पहले v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आएगा आपके पास, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ठीक है। अब इसका सबका एवरेज होगा आपके पास, इसका एवरेज और इसका एवरेज, ओके। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि ये तो हमारे पास 0 आता था और ये आपके पास वैल्यू कितनी आती थी, 3 kBt/m, ओके। तो ये आपके पास आ गई 3 kBt/m और ये भी आपके पास कितनी आएगी, 3 kBt/m। तो इवेंचुअली ये कितना बन जाएगा, 6 kBt/m। अभी इसका हमें रूट और करना है, ठीक है। तो ये रूट हो गया, पर ऑप्शन में कहीं पर भी आपके पास √6 kBt/m नहीं दे रखा। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि ये मीन स्क्वायर पूछ रहा है, रूट मीन स्क्वायर नहीं पूछ रहा, ओके।
तो सही ऑप्शन इसके अंदर जो बनता है वो आपके पास बनता है डी। Next question. The speed v of the molecules of mass m of an ideal gas obeys Maxwell's velocity distribution law at an equilibrium temperature T. Let Vx, Vy, Vz denote the components of the velocity and Kb the Boltzmann constant. The average value of alpha Vx minus beta Vy the whole square where alpha beta are constant is. तो देखिए ये आपके पास इजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने आज ही किया है। देखिए इसका पहले होल स्क्वायर खोल लीजिए आप, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स प्लस बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर वाई माइनस 2 अल्फा बीटा वी एक्स वी वाई। तो वी एक्स वी वाई का जब आप एवरेज लेंगे, तो एवरेज वैल्यू पूछ रहा है ना, एवरेज लेंगे तो वो तो आपके पास जीरो आ जाएगी, ये मैंने बहुत बार निकाला हुआ है। जब आप वी स्क्वायर एक्स और वी स्क्वायर वाई का एवरेज लेंगे तो हम जानते हैं कि आपके पास कितना आता है के बी टी बाय, ठीक है। तो आपके पास इनसाइड कितना बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी बनता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लासिकल आइडियल गैस is in an enclosure is in equilibrium with a heat bath at constant temperature. The ratio of the root mean square speed VRMS, mean square speed V mean and the most probable speed VMP, namely VRMS, V mean, VMP. तो देखिए इसका रेशो पूछ रहा है, ये रेशो हमने बखूबी बहुत बार निकाला है और बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। हाँ ये तो आपको कर देना चाहिए था, √3 √8/π एंड √2। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज वी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। बट इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 899 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। A gas of molecules having mass m is in thermal equilibrium at temperature T. Let Vx, Vy, Vz to be the तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिएगा, ओके। बाकी इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Consider a gas of atoms obeying Maxwell-Boltzmann statistics. The average value of e the power I a dot p. तो आपको जो एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको फाइंड करनी है e the power I a dot p, ठीक है। इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। Overall, the momenta p of each of the particles where a is constant vector and a is its magnitude, m is the mass of each atom, t is the temperature and k is Boltzmann constant is. तो एवरेज फाइंड करना है हमें मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। तो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा इसके बारे में क्लू दिया था कि आपसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। देखिए जो भी आपके पास कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट आएगा आपके पास -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फैक्टर आपके पास e⁻ बीटा ई, ठीक है। तो ये आपके पास हम मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे p²/2m kBt, ओके। यहाँ पर आपके पास जिसका आपको करना है e⁻i a डॉट p dpx dpy एंड dpz। तो देखिए हम इसे थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं क्योंकि हम एक ही का निकालेंगे, dpx का निकाल लेते हैं तो, और फिर उसको एनालॉगी कर लेंगे। इसका देखिए आपके डिवाइड में आपके पास नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, ये -∞ टू +∞ ऐसा भी है, -∞ टू +∞ है। और आपके पास नीचे आएगा आपके पास e⁻p²/2m kBt dpx dpy dpz, ठीक है। dpx dpy एंड dpz। फोकस हमारा ज़्यादा इसके ऊपर रहेगा, ये फाइंड कर लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्किप करूँगा थोड़े स्टेप में, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर e⁻p² x, p² x है, ठीक है, मतलब कि x कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये अलग नहीं है x, 2m kBt e⁻i ax px dpx। तो हम सिर्फ पहले ये फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता दूँ, ये -∞ टू +∞ e⁻ अल्फा x² प्लस बीटा x, इसका आपके पास इंटीग्रेशन कितना होता था, √π/α ओवर, सॉरी ओवर नहीं आएगा यहाँ पर, e⁻β² ओवर 4α, ओके। तो देखिए आपके पास यहाँ पर √π/α, ये आपके पास कितना बढ़ जाएगा, पहले तो e⁻ p² x प्लस ओवर 2m kBt प्लस i ax px, ओके। तो ये आपके पास देखिए पहले तो √π/α, अल्फा कितना है यहाँ पर हमारे पास, हाँ जी 1/2m kBt। तो 2m kBt आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो 2m kBt, ओके। इनटू में आपके पास e⁻ आपके पास कितना है, β²/4α लिखेंगे यहाँ से, ओके। तो ये आपके पास लिखा जाएगा ax² ओवर 2 और एक आपके पास m kBt, ओके। तो इतना आ जाएगा आपके पास। और नीचे क्या हम डिफरेंशियल सॉल्व करें, तो ये तो आपको काफी बार बता चुका हूँ मैं, डिफरेंशियल आपके पास कितना आएगा, x⁻n e⁻ α² x² का आपके पास इंटीग्रेशन कितना होता है, गामा n + 1/2 ओवर 2 अल्फा n + 1/2, ओके। तो उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वो √π ओवर 1/2m kBt की पावर हाफ, ओके। तो आपके पास ये चीज़ तो कैंसिल कर जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। और आपके पास बच कितना जाएगा, ये इतना बच जाएगा,
ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर कंपोनेंट बच रहा है ना, तो आपके पास ऐसे दूसरों से भी कंपोनेंट्स बचेंगे, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर जेड। ओके, तो आपके पास इवेंचुअली ये सारा इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, ये इवेंचुअली सारा इंटीग्रेशन मैं टोटली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टोटली आपके पास ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर बाई 2m kbt, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे, हाँ जी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए जस्ट 2015 में आता है, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन of mass m in a thin long wire at a temperature T follow a one-dimensional Maxwellian velocity distribution. The most probable speed of these electron, speed के बारे में बात कर रहा है, most probable speed। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। हाँ जी देखिए पहली बात तो आप इसमें ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़िया कीजिए। इसमें दे रखा है वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल जब हमने मोस्ट प्रोबेबल निकाला था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी, वो आपके पास 0 आई थी। तो हाँ जी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो जो आपने नोट्स में से पढ़ा हुआ उसमें से सब कुछ पूछा जा रहा है, उसको ही मोल्ड कर करके पूछा जा रहा है। उसको अगर आपने अच्छा बेस बना रखा है अगर आपने, तो आपके क्वेश्चन जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू मेजर्ड वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एवरी एटम इन 1 लीटर कैन ऑफ हीलियम गैस 4He kept in equilibrium at 300 Kelvin and at atmospheric pressure at a particular instant of time. The standard deviation 300 Kelvin, the standard deviation under root v square x minus average of vx the square इन द मेजरमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है वैसे इसने। इसमें दो कंसेप्ट आपके चेक होंगे। पहले तो आपको ये देखना है कि वो आप यू चेक करना रहता है कि इसको पता है कि एवरेज ऑफ वी एक्स कितना होता है, एवरेज ऑफ वी एक्स कंपोनेंट। तो हाँ वो तो हम जानते ही हैं, नोट्स में से पढ़ा हुआ हमने, एवरेज ऑफ वी एक्स कंपोनेंट आपके पास 0 होता है। तो आपके पास कितना बन जाएगा, सिर्फ ये रूट मीन स्क्वायर रह जाएगा, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ जी के टी बाई एम आएगी आपके पास वी स्क्वायर एक्स का एवरेज, वी स्क्वायर एक्स का एवरेज आपके पास के टी बाई एम आएगा, उसका अंडरूट आएगा, अंडरूट के टी बाई एम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको, टेम्परेचर पता है, देखा आपको, एम हीलियम का पता है आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कीजिए आंसर आ जाएगा आपका। ओके तो इसका आंसर आपके पास डी है। ए क्लासिकल आइडियल गैस ऑफ एटम्स विद मास m इज कन्फाइंड इन ए 3-dimensional पोटेंशियल v ऑफ x y z। तो v ऑफ x y z हम नोट कर लेते हैं पहले, v ऑफ x y and z इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके एट टेम्परेचर T इफ kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द एटम्स फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ऑप्शन आपके सामने अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं। ओके तो देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रूट मीन स्क्वायर और डिस्टेंस का पूछा जा रहा है ना, तो ये चीज पूछी जा रही है। और आर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये चीज हमें इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज हम ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वेडल थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, n+1/2 पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आपके पास कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास देखिए 3 डायमेंशन में घूम रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में पार्टिकल हमारा 3 डायमेंशन में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, 3/2 kbt होगा, ठीक है। 3/2 आपके पास kbt होगा और यहाँ पर n+1/2। देखिए यहाँ पर 2 पावर है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा 1 + 1/2 तो 1 ही आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए ये सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का आप एवरेज लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, λ/2 एक्स स्क्वायर एवरेज प्लस वाई स्क्वायर एवरेज प्लस जेड स्क्वायर एवरेज। ये चीज आएगी आपके पास, ठीक है। मतलब कि आर स्क्वायर का एवरेज आएगा आपके पास। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजीली। तो कितना आएगा ये, 2 से 2 कैंसिल और 3/3 kbt बाई लैम्डा। तो देखिए ये टेम्परेचर है वैसे, है ना, टेम्परेचर है ये, ठीक है। टाइम से इसे रिलेट मत कर लीजिएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये आर स्क्वायर मीन आ गया ये, ठीक है। इसका आप रूट कर दीजिए, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर बन गया। तो आंसर बनता है 3 kbt बाई लैम्डा। देखिए 3 kbt बाई लैम्डा आंसर कौन सा है, हाँ जी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो देखिए आपने अपनी छोटी क्लासेस 11-12 में भी पढ़ा होगा और बीएससी लेवल भी पढ़ा होगा, तो इसके मैं डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। आपको मीन फ्री पाथ वैसे भी थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गई, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। यहाँ पर एन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ओके, और डी हमारे पास डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं आइडियल गैस में आपके पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन kbt। देखिए जो यहाँ पर बिग एन है वो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर मोल्स ने लिया मैंने यहाँ पर। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास बिग एन बाई वी कितना आ जाएगा, पी बाई kbt। ओके अब आप लेफ्ट हैंड साइड में मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है उसमें आप स्मॉल एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से, p बाई kbt। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि लैम्डा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, ये हमारे आगे चल के क्वेश्चन में यूज आ सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ये यूजफुल है। तो इसको याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा कि लैम्डा आपके ऊपर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू थर्मल कंडक्शन। देखिए वैसे तो आप कोई भी सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, बट मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिस्टम यूज कर रहा हूँ। ओके तो ए यहाँ पर जैसे कि एरिया है, T1 इसके एक एंड पर लेफ्ट हैंड पर टेम्परेचर है, T2 इसके राइट हैंड पर टेम्परेचर है। तो हीट ट्रांसफर थ्रू थर्मल कंडक्शन आपके पास कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 टर्म्स पहले बता दूँ, ए एरिया के थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि आपके पास कांस्टेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ यूज होगा वो। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एरिया, ठीक है, वो आपके पास एरिया कितना है और आपके पास
चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ कितना हो रहा है, तो dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स और ए पर डिपेंड करेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन इनके होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने पर आपके पास k होगा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। अब देखिए ये स्मॉल लेंथ के लिए था, पर मुझे अगर फुल लेंथ के लिए पता करना है तो आप इसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी एक्स फ्रॉम 0 to L। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन T1 से T2, ओके, क्योंकि हमने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया ना। नाउ फॉर यूनिफॉर्म रेट k कांस्टेंट, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कितना आ जाएगा L, और राइट हैंड साइड पे आपके पास के ए T2 माइनस T1, ओके। तो यहाँ से आपके पास चेंज इन हीट, तो आपके पास यहाँ से हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास आ गया के ए बाई एल डेल टी, ओके। मीन फ्री पाथ पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। द मीन फ्री पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर टी नॉट एंड प्रेशर पी नॉट हैज़ अ वैल्यू लैम्डा नॉट, ओके। तो लैम्डा नॉट जो हमें इनिशियली दे रखा है, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टी नॉट और पी नॉट पर, और हम जानते हैं कि कैसे डिपेंड करता है, टी नॉट बाई पी नॉट, कि टी नॉट के तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। और जो दूसरा आपके पास मीन फ्री पाथ है, इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड 1.5 पी नॉट, तो प्रेशर अगर हमारे पास 1.5 पी नॉट हो जाता है और टेम्परेचर हमारे पास रिड्यूस हो जाता है 0.75 टी नॉट, द मीन फ्री पाथ, द न्यू मीन फ्री पाथ विल बी। तो मीन फ्री पाथ आपके पास कैसे रिड्यूस होगा, तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओके। देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाकर इसे एक दूसरे डिवाइड कर दूँ, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा वन, ठीक है, ये डिवाइड हो सकते हैं एक दूसरे से, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा वन, लैम्डा नॉट टी नॉट बाय पी नॉट, लैम्डा वन 0.75 टी नॉट ओवर 1.5 पी नॉट, ओके। तो ये आपके पास कितना आएगा 1/0.5, ओके। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा वन, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। मीन्स टू से लैम्डा वन विल बी हाफ ऑफ लैम्डा नॉट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, हाँ जी, तो लैम्डा वन आपके पास रिड्यूस टू हाफ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन देख लिया जाए। A rod consists of two equal sections of length L, each with coefficient of thermal conductivity K1 and K2 respectively. One end of the rod is kept at fixed temperature T1 and other end at temperature T2, where T1 is greater than T2. If K2 is equal to 2 K1, then the temperature at the interfaces. तो हमें रॉड दे रखी है एक, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। तो देखिए हमें यहाँ का टेम्परेचर पता करना है, तो हम जानते हैं कि जितना हीट फ्लो T1 ग्रेटर देन T2 है ना, तो जितना हीट फ्लो यहाँ से होगा उतना हीट फ्लो यहाँ से होगा, तो हीट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज आपके पास जो होगा वो आपके पास दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आपके पास थर्मल कनेक्टिविटी A बाई एल। अब देखिए फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर पहुंचना हमें यहाँ पर है T माइनस T1 प्लस K2 A, देखिए एरिया और लेंथ तो दोनों की सेम ही है जैसे कि हमने बात की। अब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल हमें पहुंचना कहाँ पर है, T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो टर्म आपके पास 0 के अंदर इंक्लूड होती है वो इंक्लूड कर दीजिए, और क्वेश्चन में हमें K2 इज इक्वल टू K1, सो K2 इज इक्वल टू 2 K1, ओके। तो यहाँ से आपके पास कितना बच जाएगा, T माइनस T1 प्लस 2T माइनस 2T2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3T, T1 प्लस 2T2, तो टेम्परेचर आपके पास आ गया T1 प्लस 2T2 बाई 2, ओके। तो आपके पास इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, हाँ जी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A sample of ideal gas with initial pressure P and volume V is taken through an isothermal expansion, means del T is equals to 0. Proceed during which the change in entropy is found to be del S. The universal gas constant is R, then the work done by the gas is. तो देखिए del S हमारे पास कितना होता है, dq by T, ओके। तो dq आपके पास कितना आ जाएगा, TdS, तो dq आपके पास du प्लस dw, और यहाँ से हमारे पास इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस है, ऊपर से हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपके पास टी डेल एस इज टू डेल डब्ल्यू बच जाएगा, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू इज टू टी डेल एस, तो यहाँ से हम पी वी इज टू एन आर टी की इक्वेशन लगाकर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी वी ओवर एन आर, ठीक है। तो पी वी ओवर एन आर डेल एस आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम ऑफ 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर शोन इन द फिगर 5. The efficiencies of the engines are n neta A and neta B respectively. Which one of the following equalities is correct? तो टी एस डायग्राम हमने स्पेशली हमारी थर्मोडायनेमिक सीरीज़ में कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निकाला था कि जो टी एस डायग्राम में आपके एफिशिएंसी निकालने का तरीका है वो आपके पास एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व बाय द हीट गिवन टू द सिस्टम, ओके। तो हीट एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, अब मान लीजिए कि अब मैं ये जो एक कॉलम है आपके पास, इसका अगर मैं एरिया ए ले लूँ, ओके, इसका अगर मैं एरिया ए ले लूँ तो आपके पास एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ए के पास कितना हो जाएगा, 3 है, ओके। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ए इंजन के पास कितना होगा, 3 है, और आपके पास हीट गिवन टू द सिस्टम ए, तो ये कितना होगा आपके पास, 4 है, तो क्योंकि एरिया इनक्लोज्ड जो आपके पास एरो शो कर रहा है, ठीक है, उसके नीचे वाले जितने भी कॉलम है, तो 3a/4 है। ऐसे ही आप बी सिस्टम का देखें, बी सिस्टम में भी आपके पास सेम कंडीशन आएगी, तो एफिशिएंसीज दोनों इंजन की आपके पास सेम आएगी, तो नीटा इज इक्वल टू नीटा बी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Let a particle of mass 10 to the power minus 9 kg constrained to have one-dimensional motion be initially at the origin x is equals to 0 meter. The particle is in equilibrium with a thermal bath kBt is equals to 10 to the power minus 8 joule. What is average of x square of the particle after at a time t is equals to 5 second. तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का अप्रोच अलग लगेगा इसके अंदर. हमें जो एवरेज निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो जो हमें एवरेज निकालना है एक्स स्क्वायर का वो टाइम टी पर निकालना है, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालना है. तो देखिए इसका अप्रोच करेगा. अब देखिए पार्टिकल वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है, सो पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन वन डायमेंशन. ओके, अब अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो मीन्स टू से आपके पास डी एक्स बाई डी टी वी, तो ये आपके पास कितना होगा, कांस्टेंट होगा, वी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ओके, तो अब देखिए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी. यहां से हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू वी टी प्लस सी. तो यहां पर t 0 पर, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो पोजीशन उसकी क्या है, ओरिजिन. तो x हमारे पास 0 है, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो x इज इक्वल टू वी टी बन गया, x इज इक्वल टू वी टी रह गया हमारे पास. अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी होल स्क्वायर, मतलब कि वी स्क्वायर टी स्क्वायर. अब आप ये चीज़ ना भूलिए, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वो आपके पास कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर इसका आप एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज होगा. ओके, और ये आपके पास वन डायमेंशन में कितना आता है, हाफ के बी टी, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, इक्विपार्टीशन थ्योरम. ठीक है, याद रखिएगा उसे. तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ से हाफ कैंसिल, वी स्क्वायर के बी टी बाई एम. ओके, तो यहाँ से आपके पास अगर एक्स स्क्वायर का अगर आप एवरेज निकालें तो एक्स स्क्वायर का एवरेज आपके पास आएगा, देखिए वी स्क्वायर का एवरेज, टी स्क्वायर का एवरेज, के बी टी बाई एम, के बी टी बाई एम, और यहाँ पर टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर तो हमारे पास 5 सेकंड ही है. ओके, तो के बी टी बाई एम, के बी टी की आपके पास वैल्यू दे रखी है, देखिए टाइम नहीं है, टेम्परेचर है. ठीक है ना, ये वी स्क्वायर ये आपके पास टाइम है, यहाँ तो आपके पास ये टेम्परेचर चल रहा है. ओके, ये टेम्परेचर है. के बी टी की वैल्यू कितनी है, 10 टू पावर माइनस 8 जूल, और मास कितना है इसका, 10 टू पावर माइनस 9 kg, और टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 सेकंड, तो मतलब 25 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. तो बस इसको फाइंड आउट कर लीजिए. आपके पास कितना आ गया, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर एवरेज आ जाएगा आपके पास. ये कितना आएगा आपके पास, ये हाँ जी, ये आपके पास आएगा 250 मीटर, 250 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 2018 in a thermodynamic process the volume of 1 mole of an ideal gas is varied as V is equals to AT inverse, where A is a constant, the adiabatic exponent of the gas is gamma. What is the amount of heat received by the gas if the temperature of the gas increase del T in this process? तो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर हीट, है ना. तो हीट से शुरुआत करते हैं, डेल क्यू डेल यू प्लस पी डेल वी, और इसको हम लिख सकते हैं डेल यू कर्ल यू बाई कर्ल टी डी टी प्लस पी डी वी, है ना. तो इसको आप लिख सकते हैं सी वी डी टी प्लस पी डी वी. इसे आप चेंज कर लीजिए. देखिए हमें रिलेशन जो दे रखा है वो दे रखा है v इज इक्वल्स टू ए टी इनवर्स, है ना. तो यहाँ से आप डी वी की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें तो कितनी आ जाएगी, माइनस ए टी माइनस 2 डी टी. ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको, तो प्लस डी वी आपके पास माइनस ए टी माइनस 2 डी टी, और आइडियल इक्वेशन की हेल्प से पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, क्योंकि इसमें 1 मोल दे रखा है तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होगा. तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आर टी बाई वी. यहाँ से भी हम वी की वैल्यू चेंज कर देंगे, 80 इनवर्स, 80 इनवर्स, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, आर बाई ए टी 2. ओके, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर बाई ए और टी 2. ओके, टी 2 मैंने इधर लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, देखो टी 2 से टी 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस आर डी टी, और यहाँ से सी वी डी टी. ये समझ में आ गया ना आपको, ये टी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर आई. ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मैं, समझ में आ जाएगा. तो सी वी देखिए जो चेंज हमें दे रखा है टेम्परेचर में वो कितना दे रखा है, डेल टी दे रखा है, तो ये डेल टी आ जाएगा सीधा, और यहाँ पर भी डेल टी आ जाएगा. ओके, तो देखिए कितना आंसर बन गया, सी वी माइनस आर डेल टी. और देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर जो इससे मैच करे. ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या नहीं है, सी वी नहीं है, डेल टी भी है, आर भी है, और सी वी की जगह कम है. तो हमें ये रिलेशन पता है, मेयर्स फॉर्मूला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और जानते हैं हम गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी होता है आपके पास. तो सी वी से डिवाइड करते हैं अगर हम इसे, तो गामा माइनस 1 आर बाई सी वी,
ओके, तो यहाँ से आपके पास जो सी वी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर ओवर गामा माइनस वन। तो आर ओवर गामा माइनस वन को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर मैं पहले से कॉमन ले रहा हूँ, वन ओवर गामा माइनस वन डेल टी। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। आर वन माइनस गामा, तो आपके पास कितना आएगा, वन माइनस गामा प्लस वन ओवर गामा माइनस वन डेल टी। तो इवेंचुअली आपके पास ये बन जाएगा आर माइनस गामा टू, गामा प्लस टू आएगा ना ये, सॉरी आर टू माइनस गामा ओवर गामा माइनस वन डेल टी। ओके, तो देखिए किससे मैच कर रहा है आपके पास ये, हाँ जी, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आइडियल गैस विद adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its process P is related to its volume V. By the relation P is equal to P naught minus alpha V, where P naught and alpha are positive constants, the volume starts from being very close to zero and increase monotonically to P naught by alpha. At what value of the alpha during the process does the gas have maximum entropy? So ये पूछ रहा है at what value of volume the process does gas has the maximum entropy. तो कहीं ना कहीं हमें एंड में जाकर डेल एस ओवर डेल वी करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पर हमारे पास वो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो हम एंट्रोपी देखते हैं इसकी कैसी होगी। तो सेम जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था, पहले भी कर चुके हैं वैसे तो ऐसा, डेल एस डेल क्यू टी। ओके, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, और डेल यू आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आइडियल गैस है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है, सी वी बाई डी टी टी प्लस पी बाई टी डी वी। अब देखिए क्योंकि ये आइडियल गैस है हमारे पास, तो आपके पास कितना आएगा, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, ओके, एन आर टी सॉरी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर आपके पास पी बाई टी कितना आ जाएगा, एन आर बाई वी डी वी सी वी डी टी बाई टी, ये इंटीग्रेशन। ओके, तो ये कितना आएगा आपके पास, सी वी एल एन टी प्लस एन आर एल एन वी डेल एस। देखिए अभी पर ये वी में कन्वर्ट नहीं हुआ पूरा ना अभी तक। तो देखिए हमें रिलेशन क्या दे रखा है, और रिलेशन देखते हैं इसके अंदर। रिलेशन तो हमें दे रखा है पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस अल्फा वी, है ना। तो टी में कोई रिलेशन नहीं है, तो टी को आप चेंज कर लीजिए। टी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, पी वी ओवर एन आर सी वी एल एन पी वी ओवर एन आर प्लस एन आर एल एन वी। यहाँ से आपके पास देखिए क्या आएगा, सी वी एल एन पी प्लस एल एन वी माइनस एल एन एन आर प्लस एन आर एल एन वी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्या कॉमन लेंगे, एल एन वी कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, सी वी प्लस एन आर। तो सी वी प्लस एन आर आपके पास सी पी एल एन वी, और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, सी वी एल एन पी माइनस एल एन एन आर। एल एन पी दे रखा है पी नॉट, पी इज पी नॉट माइनस अल्फा था, तो पी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर पहले तो सी पी एल एन वी सी वी एल एन पी नॉट माइनस अल्फा वी माइनस एल एन एन आर, ओके, डेल एस। अब देखिए डेल एस बाई डेल वी कहा था ना मैंने आपको, डेल एस बाई डेल वी कर देते हैं हम। तो डेल एस बाई डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू सी पी वन बाई वी और प्लस सी वी वन बाई पी नॉट माइनस अल्फा वी माइनस अल्फा, और ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये सी पी बाई वी इज इक्वल्स टू सी वी अल्फा ओवर पी नॉट माइनस अल्फा वी, ओके। तो आपके पास ये आ जाएगा सी पी बाई सी वी गामा वी अल्फा ओवर पी नॉट माइनस अल्फा वी। तो हमें चाहिए वैल्यू वॉल्यूम की, है ना। तो वॉल्यूम को आप निकालिए बाहर, तो पी नॉट गामा माइनस अल्फा गामा वी इज इक्वल टू वी अल्फा। तो यहाँ से जब आप वी कॉमन लेंगे, वी कॉमन लिया मैंने, अल्फा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू पी नॉट गामा। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, वी इज इक्वल्स टू पी नॉट गामा ओवर अल्फा प्लस अल्फा गामा जी। तो आपके पास ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड adiabatically from an initial volume V to final volume alpha V, and a work is done on the system is doing so. In doing so, the final pressure of the gas will be, तो फाइनल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है ये, जस्ट 2015 में आ रखा है, ट्राई करिए पहले आप। ओके, तो देखिए वर्क डन पीटीवी, ओके। तो प्रोसेस कैसी है, adiabatically प्रोसेस है, कंप्रेस्ड adiabatically, तो पी वी गामा कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपके पास पी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, के वी माइनस गामा डी वी, यहाँ से वगैरह निकल जाएगा इजी, के कांस्टेंट है, v माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा प्लस वन
इंटीग्रेशन फ्रॉम वी टू अल्फा वी। ओके, कितना आ जाएगा आपके पास ये के अल्फा वी माइनस गामा प्लस 1 ओवर 1 माइनस गामा माइनस वी 1 माइनस गामा ओवर 1 माइनस गामा। ओके, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, जो आ रहा है आपके पास के वी 1 माइनस गामा ओवर 1 माइनस गामा अल्फा 1 माइनस गामा माइनस 1। ओके, तो इतना बनेगा आपके पास। बट हमें जो चाहिए वो चाहिए प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर विल बी, तो के की वैल्यू हम फाइनल प्रेशर के फॉर्म में पुट कर देते हैं, पी फाइनल वी, देखिए फाइनली वी आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा वी, तो अल्फा वी टू द पावर गामा। ओके, इसी एनालॉजी करके पुट किया मैंने इसे, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट किया इजीली, तो वी गामा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा वी रह जाएगा, नीचे 1 माइनस गामा, यहाँ पर आपके पास कितना है अल्फा 1 माइनस गामा अल्फा ओवर अल्फा टू द पावर गामा माइनस 1 अल्फा गामा पी एफ वर्क। तो देखिए यहाँ से आपके पास फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा W बाई वी 1 माइनस गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और जो अल्फा गामा आपके पास नीचे एलसीएम आएगा वो इससे कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपके पास इसके अंदर W बाई वी, तो सी ऑप्शन करेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो जूल थॉमसन इफेक्ट की पहले मैं आपके पास डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसमें स्टेटमेंट क्या है इसकी, व्हेन ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर moves from one region to another region through porous plug. When a gas under constant pressure moves from one region to another region through porous plug of constant pressure, the gas experience change in temperature। तो देखिए इसमें कहना क्या जा रहा है जूल थॉमसन इफेक्ट की डेफिनेशन के अंदर, तो आपके पास ये पोरस प्लग है ये, ठीक है, तो पोरस प्लग रीजन है ये, तो यहाँ पर आपके पास पिस्टन 1 एंड ये आपके पास पिस्टन 2, तो यहाँ पर आपके पास गैस फिल्ड है, तो यहाँ से जब हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर 1 मैं मान लेता हूँ, प्रेशर 2 से बड़ा है आपके पास, यहाँ का वॉल्यूम V1 यहाँ का वॉल्यूम V2, तो जब यहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है तो यहाँ से जो गैस आपके पास मूव करेगी इस पोरस प्लग के थ्रू इस रीजन में अनदर रीजन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर P2, ठीक है, ये भी प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी प्रेशर कांस्टेंट है, पर P1 यहाँ पर P2 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब मूव करती है तो उस गैस के टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो टेम्परेचर में चेंजेस कैसे होते हैं आइए देखते हैं। पहले तो देखिए जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है ना, वर्क डन ऑन द गैस, तो PdV देखिए प्रेशर कितना है P1 और वॉल्यूम में चेंज कैसा आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है हमारे पास V1 से 0, ये पिस्टन यहाँ पर टच हो जाएगा ना एंड में V1 से 0, तो आपके पास माइनस P1 V1। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या होगा, ये गैस आपके पास पिस्टन को पुश करेगी और वॉल्यूम V2 यहाँ पर इंक्रीज कर लेगी खुद का, और यहाँ पर उसका वॉल्यूम V2 एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द गैस PdV। प्रेशर कितना होगा P2 कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा ना, यहाँ पर 0 से V2 dV, तो P2 V2। ओके, सो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन होगा आपके पास P2 V2 माइनस P1 V1। अगर मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी U1 मान लूँ, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी U2 मान लूँ, तो आपके पास नेट इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस U1। तो देखिए अब देखिए जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, मतलब कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। तो डेल Q इज टू 0, डेल Q इज टू डेल U प्लस डेल W, डेल U इज टू U2 माइनस U1 डेल W P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, तो यहां से मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, मीन्स टू से H1 इज इक्वल टू H2, मतलब कि हम कह सकते हैं ना H इज इक्वल टू U प्लस PV एंथैल्पी होता है हमारे पास, ये मतलब ये सारी जो प्रोसेस हो रही है क्या हो रही है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या रहेगी, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी आपके पास 0 होगा। अब चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा तो du प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। अब du की वैल्यू आप पुट करेंगे TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये चीजें भी आपके पास रहेंगी कांस्टेंट, तो TdS प्लस VdP इज इक्वल टू 0। देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने के लिए
एंट्रोपी हम जानते हैं कि एस टी एंड पी का फंक्शन है आपके पास, तो चेंज इन एंट्रोपी एस ओवर कर्ल टी डी टी ओके। अब देखिए अगर मैं इस टर्म को टी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओके। तो मैं बताता हूँ इसमें क्यों किया मैंने भी, मैं आपको बताता हूँ सीपी क्या होता है। पहले तो सीपी हम जानते हैं बखूबी, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब देखिए डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डी एस, ये टर्म आ गई ना, तो ये टर्म सारी क्या सीपी है आपके पास। वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, अब जो कि यहाँ पर स्किप करके आते हैं सीधा, उनके लिए मैं ये चीज़ डिस्कस करता होता हूँ वैसे तो। अब देखिए अब इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, अब आपने ये चीज़ देख ली है तो अभी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, अभी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो टी डी एस आपके पास कितना आएगा, डी एच बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसे, डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज आ सकता है ये। तो सी पी डी टी, तो टी डी एस इज इक्वल्स टू सी पी डी टी प्लस, देखिए यहाँ पर मैं अब यूज़ कर रहा हूँ थर्मोडायनामिक रिलेशन, ये मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि अब मैं वो चीज़ यहाँ पर रिकॉल नहीं कर सकता ना मैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो पिछले पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास वी ओवर टी पी, ओके। तो देखिए ये चीज़ अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी पी डी टी माइनस टी कर्ल वी ओवर कर्ल टी प्रेशर डी पी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो हमें निकालना था चेंज इन टेम्परेचर, है ना, हमने बात ये की थी ना, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर व्हेन गैस मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ऑफ अनदर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, थ्रू अ पोरस प्लग। सो लेट्स सी व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो डी टी इज इक्वल टू टी कर्ल वी ओवर कर्ल टी पी, डी पी कॉन्स्टेंट ले लेंगे, माइनस वी डी पी और ये 1/Cp, ठीक है। सो दिस विल बी द चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए ये जो चीज़ मैंने निकाली है, ये मैंने निकाली है रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए चेंज इन टेम्परेचर, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। व्हाई आई एम सेइंग दैट देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस टर्म, यस दिस टर्म विल बी 0। व्हाई दिस टर्म विल बी 0? वी नो PV is equals to nRT, and from here V is equals to nRT by P. So dV by dt from here is dV by dt at constant pressure is nR by P. When you will substitute this nR by P term here, so this will eventually turns out to be TnR by P, which is V, ठीक है। तो आपके पास dt कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आइडियल गैस के लिए आपके पास dt 0 होता है, ओके। अब आप इसके अंदर जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट भी देख लीजिए। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है आपके पास इसके अंदर, जब इसको आप dp से डिवाइड कर देंगे, dt बाई dp एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, क्योंकि सारी प्रोसेस हमारे पास कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे हुई है ना, t कर्ल v ओवर कर्ल t। सो दिस इज जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, ओके। तो आइए अब जूल थॉम्सन इफेक्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके पास। जस्ट 2012 का क्वेश्चन देखिए पहले। ए थर्मली इंसुलेटेड आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T एक्सपेंड्स टू अनदर एनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम V2 थ्रू अ पोरस प्लग, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो देखिए यहाँ पर इसे देखिए ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पर दे रखा आइडियल गैस, रियल गैस नहीं दे रखा। और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर व्हेन इट पास थ्रू द पोरस प्लग देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। सो dt इज इक्वल्स टू 0। सो ए ऑप्शन विच इज 0 इज करेक्ट, ओके। तो देखिए जस्ट में कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी एग्जाम है उसमें जेस्ट का जो पेपर आता है वो बहुत ईजी होता है। जेस्ट के क्वेश्चन ऐसे देते हैं वो कि वो आप बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हैं। आप 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जेस्ट के, बिना पेन पेपर उठाए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इज। तो ये तो हम जानते हैं कि इंथैल्पी आपके पास कांस्टेंट होती है, तो ए ऑप्शन H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको क्वेश्चन अभी करना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी क्लास में अटेम्प्ट करेंगे आप ये। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ कारनोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T2। T1 इज ग्रेटर दैन T2। तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग T1 कीपिंग T2 फिक्स्ड, सेकंड ऑप्शन इंक्रीजिंग T2 कीपिंग T1 फिक्स्ड, थर्ड ऑप्शन डिक्रीजिंग T2 एंड इंक्रीजिंग T1, फोर्थ ऑप्शन इंक्रीजिंग T2 एंड डिक्रीजिंग T1। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड्स हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करके 15 सेकंड्स थे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से आपको पॉज दे दिया था। तो देखिए नीटा आपके पास जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी आती है हमारे पास, T1 माइनस T2 ओवर T1। तो देखिए जितनी आपकी T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और T2 की वैल्यू जितनी कम होगी आपके पास एफिशिएंसी आपके पास उतनी ज़्यादा होगी,
तो ये सबसे इफेक्टिव वे है इंक्रीज़ करने का। तो जितनी आपके पास T1 इंक्रीज़ कर देगा और T2 डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, हीट एफिशिएंसी आपके पास इफेक्टिव वे में उभर कर आएगी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका।